हम पढ़ेंगे पीएच के बारे में, पीएच क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पीएच का फॉर्मूला पता होगा। पीएच बराबर माइनस लॉग H प्लस। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर हम इसको परिभाषित करते हैं, ये इसका फॉर्मूला है पीएच को ज्ञात करने का फॉर्मूला। ठीक है, अब पीएच के बारे में परिभाषा लिखेंगे तो हम लिखेंगे, देखिए हाइड्रोजन आयन है और हाइड्रोजन आयन ये जो ब्रैकेट होते हैं, ये ब्रैकेट सांद्रताओं को प्रेजेंट करते हैं। किसको प्रेजेंट करते हैं? सांद्रता को। तो हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के, अब देखिए आगे इसको लघु गुणक कहते हैं और लघु गुणक के आगे क्या है? ऋणात्मक के ऋणात्मक लघु गणकमान को, लघु गणक मान को, लघु गणक मान को पीएच कहते हैं। पीएच कहते हैं, क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गणक मान को पीएच कहते हैं। अब यहां से बात आती है कि यहाँ पर जो P है और ये H है, ये दोनों किस चीज के सिंबल हैं? ठीक है, तो सिंबल की बात करते हैं तो P है पावर, यानी कि P को जर्मन भाषा में, को जर्मन शब्द उसांस, उसांस यानी शक्ति से निरूपित करते हैं, शक्ति से निरूपित करते हैं, निरूपित करते हैं। अब देखिए, तो आपको ये बात पता लगी कि किससे निरूपित करते हैं? शक्ति से निरूपित करते हैं। P को जर्मन शब्द है पुसांस यानी कि शक्ति से निरूपित किया जाता है, और जो इसके ऊपर H लगा हुआ है, ये H, तो H को हाइड्रोजन H को किससे बनता है? हाइड्रोजन की सांद्रता, हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है जी, तो हमें ये पूरी बात पीएच के बारे में पता लग गई कि पीएच क्या है, पीएच की क्या परिभाषा है। तो आपको पता है हाइड्रोजन आयन है, ये सांद्रता है, तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक मान को पीएच कहते हैं। और पी यहाँ पर क्या है? जर्मन शब्द उसांस है, यानी शक्ति से निरूपित करते हैं। H को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से व्यक्त किया जाता है, जो H है वो पावर ऑफ क्या है? हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन यानी कि हाइड्रोजन आयनों का शक्ति। ठीक है, तो ये हमारी पीएच की बात होती है कि पीएच कैसे ज्ञात होती है। ठीक है जी, पीएच को पीएच स्केल से ज्ञात करते हैं। ठीक, पीएच को किससे ज्ञात करते हैं? पीएच स्केल से। ये हमारी पीएच की पूरी जो थ्योरेटिकल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं, पीएच को परिभाषित कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट आता है वो ये आता है कि पीएच स्केल से कहते हैं, पीएच स्केल। देखिए, तो आपको पता है कोई भी हम विलयन लेते हैं और उस विलयन के अंदर ये हमारे पास कोई पीएच स्केल, क्या है? पीएच स्केल। तो देखिए इस विलयन के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, इस विलयन के अंदर उपस्थित कितने हाइड्रोजन आयन हैं, यानी हाइड्रोजन आयनों की संख्या जितनी ज्यादा है
विलयन के अंदर उसको कौन डिपेंड करेगा, पीएच स्केल करेगा। कम है ज्यादा है इस बात का पता कौन लगाएगा, पीएच स्केल। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी विलयन में उपस्थित H प्लस आयनों की संख्या या H प्लस आयनों की मात्रा को ज्ञात करना क्या कहलाता है, पीएच स्केल कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन, ठीक है जी, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है, डिटरमाइन करने के लिए यानी ज्ञात करने के लिए, ठीक है, करने के लिए जो इसके उपयोग में लिया जाता है, जो इसके उपयोग में लिया जाता है। तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो इसके उपयोग में लिया जाता है उसे पीएच स्केल कहते हैं। कौन सा स्केल कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए पीएच स्केल को बनाने के लिए सबसे पहले पीएच स्केल ये तो हमको पता है कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल उपयोग में लिया जाएगा उसको हम पीएच स्केल कहते हैं, ठीक है। और पीएच स्केल जो होता है वो भिन्न भिन्न विलयनों की पीएच ज्ञात कर सकता है, ठीक है। अब देखिए तो पीएच स्केल को हम बनाएंगे कैसे, ये देखिए, ठीक है, ये हो गया, ठीक। यहां पर आपको पता है 0 से स्टार्ट होती है, ये मिड पॉइंट यानी बीच का पॉइंट है 7 हो गया, ये आपका 14 हो गया, ठीक है। देखिए आपको पता है सब सर्वाधिक अम्लता कब उत्पन्न होती है, 0 पर सर्वाधिक अम्लता उत्पन्न होती है। तो आपको पता लग क्या होगा कि 0 से लेकर 7 तक यहां होती है। अगर इस तरफ आएंगे तो अम्लमान में वृद्धि होगी, अम्लमान में क्या होगी, वृद्धि। और यहां से यहां तक आएंगे तो क्षारक के मान में वृद्धि, क्षारक के मान में वृद्धि क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है जी। अब देखिए तो आपको इतना पता लग गया कि भाई अम्ल का मान कब बढ़ेगा, जब हम 7 से किस तरफ आएंगे, 0 की तरफ आएंगे। क्षार का मान कब बढ़ेगा, जब हम 7 से 14 की तरफ चलेंगे, ठीक है। इसके कुछ हम उदाहरण भी पढ़ लेते हैं। जैसे अब हमें पीएच स्केल के बारे में जब हमने पढ़ा तो पीएच स्केल से क्या ज्ञात होता है, ठीक है। अब देखो जैसे हमने मान के चलिए पीएच के मान ज्ञात करना चाहते हैं, पीएच का मान। अब किस किस का पीएच मान ज्ञात करना चाहते हैं वो हमारे पास होना चाहिए, और पीएच स्केल हमारे पास होना चाहिए। यदि पीएच स्केल हमारे पास है और हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, देखिए पीएच कैसे ज्ञात होती है, जैसे हमने अपना रक्त निकाला, रक्त की 2 बूंद निकाली, उसका पीएच हम ज्ञात कर सकते हैं। हम नींबू की पीएच ज्ञात कर सकते हैं, हम
क्या बोलते हैं, नींबू के बाद हो गया हमारा जल हो गया, जल की पीएच यहाँ तो कर सकते हैं क्योंकि हमें नॉर्मली पता होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच यहाँ कर सकते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और जठररस हो गया हमारा एक, जठररस, और हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जैसे कि हमें पता है हमारे रक्त की पीएच होती है 7.0 से 7.4, नींबू की पीएच होती है 2.2, जल की होती है 7, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की होती है 10, जठररस की होती है 1.2, सोडियम हाइड्रोक्साइड की होती है लगभग 14। देखिए मतलब आपको वैसे कैसे ज्ञात होगी, तो मैंने आपको पहले बता दिया हमारे पास पीएच स्केल होना चाहिए। पीएच स्केल होने के बाद हमारे पास जो भी पदार्थ है, एनी हाउ जो भी है, उनको हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, उस पीएच स्केल की सहायता से। ठीक है जी, अब देखिए पीएच स्केल के बारे में हमने पढ़ लिया और हमने इतना पढ़ लिया कि भाई पीएच स्केल का क्या महत्व है। ठीक है, और पीएच हम क्यों ज्ञान करते हैं। देखिए रक्त का पीएच आप लोगों को पता है हमारे शरीर में पीएच होती है, उच्च कक्षाओं में 11th क्लास में आप पढ़ेंगे कि पीएच का हमारे शरीर में क्या प्रभाव है। देखिए पीएच की वजह से हमारा जो रक्त है उसमें बफर बनता है, बफर विलेन बनता है, और जब बफर विलेन बनता है ना तभी हमारा रक्त संतुलित रहता है। ठीक है, तो कई हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, इसका उपयोग पुराने समय में क्या करते थे, जब हमारे जठररस से ज़्यादा अम्लता उत्पन्न हो जाती थी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा उत्पन्न हो जाता था, अपच की स्थिति हो जाती थी, उस दौरान मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को क्या किया जाता है, उपयोग में लिया जाता था। लेकिन आज के समय में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के स्थान पर कई ऐसे पदार्थ आ चुके हैं, कई ऐसे कंपोनेंट अपने आपके कंपाउंड आ चुके हैं जिनका उपयोग होता है। ठीक, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो ये जठररस आप जानते हैं जिसमें जो HCl अम्ल का श्रावण करता है, तो ये हमारे पीएच के बारे में थोड़ी सी चर्चा थी कि पीएच स्केल से कहते हैं और पीएच का हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब देखिए साहब, और पीएच जो स्केल की बात करें तो पीएच स्केल 0 से लेकर 14 के बीच होती है, मैंने आपको बता ही दिया। अब देखिए यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना, अम्लमान में वृद्धि होती है, जब अम्लमान में वृद्धि होती है H+ आयनों में, आयनों के मान में भी वृद्धि होगी, H+ आयनों के मान में वृद्धि होगी, क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्षारक के मान में वृद्धि, तो यानी OH आयनों के मान में, आयनों के मान में वृद्धि होगी, मान में वृद्धि। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही है, तो पीएच स्केल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा पीएच स्केल से आगे कि पीएच के महत्व है, दैनिक जीवन में पीएच के क्या महत्व है। ठीक है, दैनिक जीवन में पीएच के क्या महत्व है। देखिए, तो दैनिक जीवन में पीएच के महत्व, दैनिक जीवन में पीएच के महत्व। देखिए दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व होता है। ठीक है, देखिए पीएच का भी मैंने आपको बताया था कि दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। जैसे हमारी बॉडी है, हमारा शरीर है, मानव शरीर है ना, या प्राणी शरीर है, जीव शरीर है, इस जीव शरीर के अंदर या प्राणी शरीर के अंदर की बात करते हैं, प्राणी शरीर के अंदर की बात करते हैं, तो
प्राणी शरीर के अंदर का जो पीएच मान होता है वो होता है 7 से 7.8 पीएच के मध्य। अर्थात हमारा जो शरीर है वो इस पीएच पर संतुलित रूप से कार्य कर सकता है। ठीक है, ये अगर पीएच मान घटती बढ़ती है तो हमारे शरीर में जो हमारा शरीर है वह संतुलित रूप से कार्य नहीं कर पाएगा। क्योंकि हमारे शरीर में कई प्रकार के एंजाइम्स, कई प्रकार के ग्राही, ठीक है, जिससे हम ठीक है ये कार्य करते हैं। अगर ग्राही और जो हमारे एंजाइम्स हैं, जो हमारी क्रिया है अंदर की जैव प्रक्रम, वो सही ढंग से नहीं चलेगा तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पीएच क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो पीएच हमारा जो है वो इसी मान पर क्या होता है। और आपको पता है जो जीवित प्राणी होते हैं उनकी जो पीएच होती है वो संतुलित होती है। कैसी होती है? संतुलित होती है। ठीक है, संकीर्ण मतलब होता है आपको पता ही है, बहुत कम त्रास वाली होती है। ठीक है, संकीर्ण होती है। अब इसके बाद एक बात और आती है और वो बात आती है अम्लीय वर्षा। तो इसमें तो हम लिख सकते हैं, इसमें आपके लिए कहा, इसमें पहला जो पॉइंट रहता है वो रहता है जीवों व पौधों में पीएच का महत्व, पीएच का महत्व है। ये जीवों व पौधों में पीएच का महत्व है। अब आपको मैंने बता ही दिया, इसमें हम लिखेंगे हमारे शरीर में पीएच 7.0 से 7.8 के मध्य होती है, ठीक है। तो हमारे शरीर में पीएच, ठीक है, 7 पीएच जो होती है, पीएच का मान लिखते हैं, ये लिखे ना, पीएच का मान, हमारे शरीर में पीएच का मान 7.0 से 7.8 के मध्य होता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद इसी में एक छोटा सा टॉपिक पूछ लेता है अम्लीय वर्षा। क्या पूछ लेता है? अम्लीय वर्षा। अब अम्लीय वर्षा क्या होती है वो ध्यान से सुनने वाली बात है कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। तो आपको पता है कि नॉर्मली जो भी मैंने आपको बताया था, जो हमारा आंसू जल होता है, वर्षा का जल होता है, वो नॉर्मली जो रहता है वो 7 रहता है। ठीक है, उसकी पीएच 7 रहती है। लेकिन जब उसकी पीएच 7 से घटकर 5.6 से कम हो जाती है, यानी 5.6 से भी कम हो जाती है, ठीक है, तो इसका मतलब है काफी डाउन आ चुका है। पीएच मान क्या होगा? काफी डाउन हो गया है, यानी कि 0 की तरफ जा रहा है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको स्क्रीन पर बताया था कि जब कोई मान 0 की तरफ जाएगा, 7 से 0 की तरफ जाएगा तो वहां अम्लता बढ़ेगी, अम्ल मान में वृद्धि होगी। इसलिए जो हमारा जो वर्षा का जल है वो अम्लीय हो जाएगा, और अम्लीय हो जाएगा तो हम उसे कहते हैं अम्लीय वर्षा। जब वर्षा के जल की पीएच का मान, जल की पीएच का मान 5.6 से 5.6 से कम हो जाता है, कम हो जाता है। जब वर्षा के जल की पीएच का मान, जब वर्षा के जल की पीएच का मान 5.6 से कम हो जाता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो इसे अम्लीय वर्षा
कौन सी वर्षा कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। और आप सभी को पता है अम्लीय वर्षा जो होती है, अम्लीय वर्षा का जो जल होता है, अब आपको पता है आसपास में वर्षा होगी, ज्यादा मात्रा में वर्षा होगी, तो वो वर्षा का जल कहाँ जाएगा? नदी नालों में, तालाबों में। अब नदी नाले एवं तालाबों पर जाएगा तो नदी नाले एवं तालाबों पर जो जलीय जीव हैं उनको जो उनकी उत्तरजीविका है वो कठिन है, क्योंकि आपको पता है जब जल अम्लीय हो जाएगा तो जीवों को वहाँ रहना बहुत कठिन होता है। क्यों? क्योंकि उनकी त्वचा पर इसका प्रभाव पड़ेगा, उनकी श्वसन क्रिया पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इस बात को भी आप इसमें लिख सकते हैं या हानि में लिख सकते हैं। हानि की हानि क्या होती है? अम्लीय वर्षा से क्या हानि होती है? तो आप लिख सकते हो अम्लीय वर्षा का जल, अम्लीय वर्षा का जल नदी एवं तालाबों में, एवं तालाबों में, नदी एवं तालाबों में प्रवेश करता है, प्रवेश करता है। क्या करता है? प्रवेश करता है। अम्लीय वर्षा का जल नदी एवं तालाबों में प्रवेश करता है तो प्रवेश करता है तो जलीय जीवों का, जलीय जीवों का, जीवों की, जलीय जीवों की उत्तरजीविका पर, उत्तरजीविका, जलीय जीवों, तो जलीय जीवों की लिखना की उत्तरजीविका कठिन हो जाती, कठिन हो जाती है। ठीक है जी, कैसी हो जाएगी? कठिन, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अम्लीय वर्षा का जल नदी एवं तालाब में प्रवेश करेगा तो जलीय जीवों की उत्तरजीविका क्या हो जाएगी जी? कठिन हो जाएगी। ये हमारे लिए क्या है? अम्लीय वर्षा से होने वाली एक हानि है। तो पहला जो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व है वो हमें ये ध्यान रखना है कि जीवों और पौधों में पीएच का क्या महत्व पड़ता है। ठीक है, तो हमारे शरीर का जो पीएच मान है आपको पता है, या प्राणी शरीर का मान लो, प्राणी शरीर में पीएच का मान 7.0 से 7.8 के होता है और इसी संकीर्ण पीएच पर प्राणी जीवित रह सकते हैं। उसके बाद अम्लीय वर्षा, जब वर्षा का जो पीएच मान है वो 5.6 से क्या हो जाएगी? कम हो जाए, और कम हो जाएगी तो अम्लीय वर्षा कहलाएगी। और अम्लीय वर्षा की हानि ये है कि अम्लीय वर्षा का जल नदी एवं तालाब में प्रवेश करता है तो जलीय जीवों की उत्तरजीविका क्या हो जाएगी? कठिन हो जाएगी। तो इस बात पे हम दैनिक जीवन में पीएच के महत्व को समझ सकते हैं।